नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर बच्ची की मदद के लिए आगे आए सीएम योगी। लीवर की बीमारी से जूझ रही है 4 साल की बच्ची शिवा। इलाज के लिए सीएम योगी ने दी 10 लाख की राशि। आपको बता दें कि दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस में भर्ती है बच्ची। सोशल मीडिया पर पिता सत्येंद्र ने लगाई थी गुहार। गोरखपुर की रहने वाली है 4 साल की शिवा पांडे। 6 महीने से गोरखपुर में ही इलाज चल रहा था और सोशल मीडिया पर मदद की गुहार के बाद मुख्यमंत्री ने खुद ही संज्ञान लेते हुए 10 लाख रुपए की राशि देने की बात कही है। आपको बता दें कि बच्ची की मदद के लिए सीएम योगी आगे आए हैं। लीवर की बीमारी से जूझ रही है 4 साल की बच्ची शिवा। इलाज के लिए सीएम योगी ने 10 लाख की राशि दी है। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस में भर्ती है बच्ची। सोशल मीडिया पर पिता सत्येंद्र ने मदद की गुहार लगाई थी। गोरखपुर की रहने वाली है 4 साल की शिवा पांडे और फिलहाल 6 महीने से गोरखपुर में ही इलाज चल रहा था, लेकिन स्थिति बिगड़ने के बाद दिल्ली में भर्ती कराया गया है और आर्थिक स्थितियों से जूझते परिजनों ने मदद की गुहार लगाई थी। और फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लेते हुए 10 लाख रुपए की राशि दी है। आपको बता दें कि दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस में भर्ती है बच्ची, यानी कि लीवर के खराब होने के कारण बच्ची जो काफी दिनों से बीमार है और फिलहाल इस बच्ची का इलाज अब अच्छे तरीके से होगा। आर्थिक परेशानियों से, आर्थिक तंगियों से जूझ रहा था परिवार, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। एक बार आपको फिर से बता दें, सीएम योगी लीवर की बीमारी से जूझ रही है 4 साल की बच्ची और जिन्हें 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इलाज के लिए सीएम योगी ने 10 लाख रुपए की राशि दी है। दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस में भर्ती है बच्ची। सोशल मीडिया पर पिता सत्येंद्र ने गुहार लगाई थी, यानी कि आर्थिक मदद की गुहार लगाई थी। गोरखपुर की रहने वाली है 4 साल की शिवा पांडे। 6 महीने से फिलहाल गोरखपुर में ही इलाज चल रहा था। एक बार आपको फिर से बता दें कि बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 साल की बच्ची जो कि लीवर की बीमारी से जूझ रही है, परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और सोशल मीडिया पर आर्थिक मदद की गुहार लगाई गई थी। 10 लाख रुपए की राशि देने की बात कही गई है। और एसके वाजपेयी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। एसके वाजपेयी, पूरा मामला बताइए। बिल्कुल, ये शिवा पांडे है जो कि 10 साल की बच्ची है और गोरखपुर की रहने वाली है। इसके पिता का नाम सत्येंद्र पांडे है जो कि प्राइवेट नौकरी करते हैं गोरखपुर में। और जी। इस बच्ची को लीवर की बीमारी थी, जिसको लेकर लगातार इसके परिजन, साथ ही साथ में जो इसके वेलविशर हैं, जानने वाले हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे थे शासन प्रशासन से कि उनको कुछ मदद मिल जाए ताकि इस बच्ची का इलाज कराया जा सके। हालांकि ये बच्ची दिल्ली के लीवर रिसर्च इंस्टीट्यूट में भर्ती है, जिसको इसके पिता ने इसको भर्ती कराया है, लेकिन वहां के डॉक्टर्स ने एक बड़ा बजट बताया था इस बच्ची के इलाज के लिए, जिसके बाद कहीं न कहीं इनके परिजनों की आस टूटने लगी थी। और इस मामले को लेकर जब ये पूरा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने आया तो उन्होंने इसका तत्काल संज्ञान लिया और पीड़िता के पिता को तत्काल 10 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध कराई। और निश्चित है कि इस बच्ची का इलाज शुरू हो रहा है। हालांकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित लोग रहे हैं उनको सहायता देते रहे हैं, लेकिन ये अपनी तरीके का एक अलग मामला है क्योंकि छोटी बच्ची थी और किसी भी शासन प्रशासन में इन्होंने मांग नहीं की थी, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से बच्ची के इलाज के लिए मांग हो रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और सीधे तौर पर हम कहें कि मुख्यमंत्री ने तत्काल उसकी मदद की है और निश्चित है कि उस बच्ची का इलाज शुरू होगा। और एक बच्ची को मदद मिलने के बाद कहीं न कहीं जो एक महंगा इलाज उसका होना था वो अब शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहें। तो ये बड़ी खबर है और मुख्यमंत्री की अगर बात कर ली जाए तो उनकी जितनी तारीफ करें कम है। इस बच्ची यानी कि 4 साल की बच्ची है, लीवर की बीमारी से जूझ रही है। 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है इलाज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से खबर है जहां की बारिश के चलते घर गिरने का मामला सामने आया है। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया है। पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मौके पर पीड़ितों को राहत पहुंचाएंगे अधिकारी। तो आपको बता दें कि वाराणसी से खबर है जहां पर बारिश के कारण घर गिरने के बाद
मुख्यमंत्री के संज्ञान में जब यह मामला आया है तो मुख्यमंत्री काफी इस बात को लेकर दुखी हैं और अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि तत्काल यानी कि तुरंत ही आर्थिक मदद मुहैया कराई जाए। और इस वक्त हमारे साथ एस के वाजपेयी खबर लखनऊ से, जहां पर कॉमन सर्विस सेंटर पर होगा रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें कि सीएससी पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। 93,000 सीएससी पर पंजीकरण किया जाएगा। योगी सरकार ने निःशुल्क पंजीकरण के निर्देश दिए हैं। पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करा पा रहे लोगों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। और एस के वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एस के वाजपेयी, क्या कुछ निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से? बिल्कुल निश्चित तौर पर वैक्सीनेशन को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अभियान चला रही है, चाहे वो 18 से लेकर 44 साल का हो या उसके अलावा 45+ वालों का हो, उनका वैक्सीनेशन अभियान पूरे प्रदेश भर में तेजी के साथ चल रहा है। और अब तक जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 4.5 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन किया गया है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है दूसरे प्रदेशों के लिए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार अब इसको ग्रामीण स्तर पर कैसे चलाया जाए, जो अनपढ़ है या जो पोर्टल पर सीधे तौर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था शुरू की है कि जो सीएससी है, मतलब जो कॉमन सर्विस सेंटर है जो कि गांव-गांव में बनाए गए हैं, अब उन पर भी कोई भी व्यक्ति जाकर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जिसके बाद उसके मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर ये मैसेज आएगा। साथ ही साथ उस सीएससी सेंटर पर जहां उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा उनके पास भी मैसेज आएगा। जिसके बाद जिस भी वैक्सीनेशन सेंटर पर उनको अलॉटमेंट होगा, वहां पर जाकर वो वैक्सीनेट करा सकते हैं। ये प्रक्रिया पूरी तरीके से निःशुल्क होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 93 सीएससी सेंटर्स को लेकर ये निर्देश जारी कर दिया है। तो निश्चित है कि जो ग्रामीण और जो रूरल एरिया से आते हैं, जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जिनको कहीं ना कहीं इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पा रही थी या जो सीधे तौर पर पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए बड़ी राहत उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दी गई हो। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के पीछे कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो, जिसके तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश जारी किया है। जी बिल्कुल, लेकिन उसमें भी एक पेच है ये कि जैसे कि आपने कहा कि ठीक है, सीएससी सेंटर को ये निर्देश दिया गया है कि वो पंजीकरण लोगों का करेंगे और उसके तहत ही लोगों का वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन लगेगी। लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी गांव क्षेत्र में हैं, लगभग समझिए कि इसकी आबादी जो है 30 से 40% ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल मोबाइल भी नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों का क्या? बिल्कुल, ऐसे लोगों के लिए वो किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर अपना नाम और बाकी चीजें बताकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसमें उनके सीएससी सेंटर की डेट उनको सीएससी के माध्यम से ही मिल जाएगी कि किस सेंटर पर उनको वैक्सीनेट किया जाना है और कब उनको पहुंचना है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए ये व्यवस्था दी गई है, ताकि सीएससी सेंटर के माध्यम से उनको उनके वैक्सीनेशन सेंटर का पता चल जाए और किस डेट में पहुंचना है, कितने बजे जाना है और किस सेंटर पर उनको वैक्सीनेट किया जाएगा, यह जानकारी उनको सीएससी सेंटर के माध्यम से दी जाएगी ताकि वो अपना वैक्सीनेशन करा लें। और चूंकि सीएससी सेंटर उत्तर प्रदेश में 93,000 हैं, जो कि हर गांव में, तहसील क्षेत्र में, साथ साथ कस्बों में बनाए गए हैं। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। और कोरोना को लेकर लगातार एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि चाहे वैक्सीनेशन को लेकर हो या फिर इलाज को लेकर हो, हर जिले का लगातार दौरा कर रहे हैं। कल लखीमपुर खीरी दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुबह करीब 12 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। सीएम योगी 12:30 बजे जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। किसी गाँव का दौरा भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री, यानी ये अभी प्लान में नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों जो अलग अलग जिलों में उन्होंने दौरा किया, तो देखा यह जा रहा था कि किसी भी गांव का वो दौरा कर रहे थे, यानी कि वहां के लोगों की स्थिति के बारे में जान रहे थे। और हो सकता है कि लखीमपुर खीरी में भी वो किसी भी गांव का दौरा कर सकते हैं। और इसके बाद पे लगातार हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता। इसके बाद पे बताइए मुख्यमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सुबह 11 बजे लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए रवाना होंगे। हालांकि उसके पहले वो लखनऊ में टीम 9 के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद वो लखीमपुर खीरी जाएंगे। तो निश्चित है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचने के बाद जहां कोविड कमांड सेंटर, जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम सेंटर जिले स्तर पर बनाया गया है, उसका भी निरीक्षण करेंगे। वहां पर अब तक किए गए कार्यों को लेकर अफसरों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही साथ दिशा निर्देश जारी करेंगे। जिसके बाद जो लखीमपुर खीरी के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या पंचायत से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि हो, उनके साथ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक है, जिसमें वो जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी एक गांव का दौरा भी करेंगे। अगर हम देखें तो अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से 11 मंडलों का दौरा किया जा चुका है और मुख्यमंत्री जहां जहां भी गए हैं, वहां सीधे तौर पर चाहे होम क्वारंटीन में मरीज हो या कोविड सेंटर में भर्ती मरीज हो, सीधे तौर पर मुख्यमंत्री
उसने इंटरेक्ट किया है। तो कहीं न कहीं कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी गाँव का दौरा कर सकते हैं और वहाँ जी। देख सकते हैं कि किस तरीके से मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। अगर किस तरीके की दिक्कत आ रही है तो निश्चित तौर पर उसको तत्काल कैसे दूर किया जाए उसको लेकर दिशा निर्देश जारी करेंगे। उसके चलिए। महत्वपूर्ण दौरा कल मुख्यमंत्री योगी जी, आदित्यनाथ का होने वाला है। जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री का लखीमपुर खीरी दौरा है, जहां 12 बजे वो पहुंचेंगे और उसके बाद कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे और फिर अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे, यानी कि समीक्षा बैठक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की हम बात करेंगे। एक तरफ कोरोना महामारी तो दूसरी तरफ बेमौसम बारिश ने प्रशासन की कलई खोलकर रख दी है। 2 दिन से हो रही बारिश से सरकारी क्रय केंद्रों में खुले में रखे सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गए हैं। चाहे वो दादरी हो, अमरोहा हो, प्रतापगढ़ या बुलंदशहर, हर जगह से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। ये वही गेहूं है जिसे किसानों से खरीदा गया है। सवाल है कि आखिर किसकी जिम्मेदारी है अनाज के रखरखाव की? आखिर इनके रखरखाव की समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ये अनाज सही सलामत रहते तो कितने लोगों के पेट भरते, आहत को राहत मिलती। वहीं कोरोना अपनी पूरी रौ में है और गांव की तरफ लगातार बढ़ रहा है। लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच रहे हैं। अगर गांव कोरोना से प्रभावित होता रहा तो अनाज की पैदावार पर असर पड़ना लगभग तय है। वहीं अनाज की ऐसे ही बर्बादी होती रही तो पहले ही आर्थिक तौर पर लोग निढाल हो चुके हैं और ऐसे में ऐसी लापरवाही महासंकट की आहट नहीं तो और क्या है। 3 तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, यानी बेमौसम बारिश के बाद से खुले में रखे हजारों क्विंटल गेहूं भीग जाने के कारण सड़ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दरअसल किसानों से जो खरीदे जाते हैं गेहूं, ये वही गेहूं है। सरकारी जो व्यवस्था है, आज तक इस पर हर बार सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर पुख्ता ध्यान नहीं दिया जाता है और यही वजह है कि खुले में रखे गेहूं पर पानी पड़ जाने के कारण बिल्कुल ही खराब हो गया है। ये गेहूं जो किसान खून और पसीने की मेहनत करके इसे उपजाते हैं और फिर सरकारी रेट पर इसे बेचा जाता है, लेकिन ये पैसे भी बर्बाद हुए और फसल भी। खबर रायबरेली से, जहां पर बाइक सवार कुछ दबंगों ने युवक को पीटा है। आपको बता दें कि अभिषेक नाम के व्यक्ति ने जान से मारने की धमकी दी है। युवक की पिटाई के दौरान ग्रामीणों ने उसकी जान बचाई। ग्रामीणों को आते देख दबंग भागे। एक दबंग को दबोच दिया ग्रामीणों ने और अभिषेक को पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है, बाकी की तलाश अभी भी जारी है। तो खबर रायबरेली से है, एक बार आपको फिर से बता दें। हमारे गांव में आके कट्टा निकाल के गुंडागर्दी दिखाने के लिए यहाँ पे आया था। जो दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तस्वीर रायबरेली की है। बोलना क्या करता है? अरे बोलना क्या करता है? अरे बोली हो, ये हमारे गांव में बीच गांव में आके कट्टा निकाल के गुंडागर्दी दिखाने के लिए यहाँ पे आया था। जो दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। आज दिनांक 19/5/2021 को रात्रि समय 22:30 बजे सूचना मिली कि अभिषेक यादव अवैध शस्त्र के साथ गांव डेहवा में घूम रहा है, जो गांव वालों द्वारा उसे पकड़ रखा है। थाना हरचंदपुर में फोर्स के एसआई हरिचंद यादव घटनास्थल पर पहुंचे और उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक अवैध पिस्टल बरामद हुई है, जो ग्राम ककई मजरे थुलवासा थाना महाराज का रहने वाला है। मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई क्या करता है? अरे बोली हो, ये हमारे सकते हैं अभिषेक यादव नाम के शख्स ने खुलेआम कट्टा लेकर गांव में घुसा और लोगों को धमकाते हुए नजर आया। हालांकि ग्रामीणों ने जब उसे देखा तो उसे पकड़ा और फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंच के अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है, यह जेल भेज दिया गया है। मामले की तफ्तीश की जा रही है, लेकिन सवाल यह उठता है कि कोई शख्स बीच गांव में जाकर खुलेआम हथियार इस तरीके से कैसे लहराएगा, कैसे धमकी दे सकता है। तो तस्वीर रायबरेली की है। रायबरेली की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक शख्स अभिषेक यादव नाम का यह शख्स है जो अपने साथियों के साथ गांव में घुसकर और इसके बाद एक युवक को पीटा गया और फिर जान से मारने की धमकी दी गई। लेकिन ग्रामीणों को जब इस बात की भनक लगी, ग्रामीणों ने इस युवक को दौड़ाया और फिर
एक को पकड़ा, यानी बाकी युवक वहां से फरार हो गए। हालांकि पुलिस उन सब को तलाश रही है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग निर्भीक होकर एक दूसरे को धमकाने में जुटे हैं। तस्वीर रायबरेली की है। तो रायबरेली की तस्वीर एक बार आपको फिर से बता दें कि यह शख्स जो इस वक्त ग्रामीणों से खुद गुहार लगा रहा है, वो कुछ देर पहले दबंगों के साथ एक शख्स को पीटते हुए नजर आए। और अशद खान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे संवाददाता। अशद, हम पूरा मामला बताइए, कौन है ये शख्स, क्यों आया था इस गांव में, किसे पीटा? खाकी को खुलेआम चुनौती देने का मामला सामने आया था, जिसको संज्ञान में पुलिस ने लिया और युवक को ये सब करना काफी महंगा पड़ गया है। और जहां अगर बात की जाए हरचंदपुर थाना क्षेत्र के डीवा गांव में उस समय घटना घटित हुई, जब जो गांव के निवासी हैं उनको मारने के लिए आया था और अनमोल सिंह अपने घर से वापस आ रहे थे, तभी कुछ लोगों ने इनको घेर लिया। अभिषेक यादव है जो मौके से पकड़ा गया है और इसके साथ जो करीब आधा दर्जन करीब इसके साथी थे वो भागने में सफल हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभिषेक को मौके से पकड़ा गया है ग्रामीणों के द्वारा और पुलिस के हवाले किया गया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर और जो इनके साथी है उनकी तलाश शुरू कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं खबर मेरठ से, जहां पर असंगठित श्रमिक एसोसिएशन रथ का शुभारंभ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया है। यूपी श्रम कल्याण मंत्री सुनील भराला रहे मौजूद। 5 दिशाओं में रथ रवाना हुए। पश्चिम, पूरब, मध्यांचल और ब्रज क्षेत्र में रवाना किया गया है। अवध क्षेत्र में भी रथ को दिखाई गई है हरी झंडी। बीजेपी ने कोरोना को चुनौती के रूप में स्वीकारा है। एक बार आपको फिर से बता दें कि असंगठित श्रमिक एसोसिएशन रथ का शुभारंभ किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने इसका शुभारंभ किया। यूपी श्रम कल्याण मंत्री सुनील भराला भी साथ में मौजूद रहे और 5 दिशाओं में रथ को यानी रवाना किया गया है। पश्चिम, पूरब, मध्यांचल और ब्रज क्षेत्र में रवाना किया गया है। अवध क्षेत्र में भी रथ को हरी झंडी दिखाई गई है। आगे बढ़ते हैं, इटावा से खबर है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया है। सूर्य प्रताप शाही ने कर्मचारियों से बात कर उसका हौसला बढ़ाया। सूर्य प्रताप शाही ने कोविड अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। कोविड अस्पताल में 11 मरीजों का इलाज चल रहा था। कोविड अस्पताल की व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए सूर्य प्रताप शाही। सफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में व्यवस्थाएं बेहतर, सूर्य प्रताप शाही ने यह बात कही है। अभी 200 बेड कोरोना पीड़ितों के लिए खाली है। अस्पताल में जल्द ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। जिले में अधिक से अधिक टेस्ट कराने के भी निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि इटावा पहुंचे सूर्य प्रताप और कोविड अस्पतालों का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कोविड अस्पतालों का निरीक्षण किया। सूर्य प्रताप शाही ने कर्मचारियों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने संतोष जताया है वहां के कार्य पर। उन्होंने कहा कि जल्द ही अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जाएंगे। वहीं इस वक्त जो इलाज चल रहा है वो किस स्थिति में है, इन सब बातों का भी जायजा लिया। तो 200 बेड कोरोना पीड़ितों के लिए खाली है। इटावा में अस्पताल में जल्द ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। एक बार आपको फिर से बता दें, प्रभारी मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली और बैठक के जरिए वर्तमान स्थितियों की जानकारी भी ली है। तो जिले में अधिक से अधिक टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो इटावा पहुंचे थे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और कोविड अस्पताल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों के साथ भी बातचीत की है। वहीं
कोविड के दौरान जो अस्पताल कर्मचारी हैं जो दिन रात लगे हुए हैं उन सब का उन्होंने हौसला बढ़ाया। अभी यहाँ पर तो 11 पेशेंट हैं और फिलहाल इटावा जिले में संक्रमित लोगों की संख्या 250 के भीतर है और सब स्थितियाँ कंट्रोल के भीतर हैं। सैफई और यहाँ पर कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि अभी 200 बेड हमारे पास ऐसे हैं ऑक्सीजन के जो खाली हैं और किसी तरीके की कोई दिक्कत कठिनाइयाँ नहीं हैं। पीपी किट पर्याप्त मात्रा में है, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में है, ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में है और होम डिलीवरी भी जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर मेरठ से आ रही है जहां पर तेजी से ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक 67 मरीज पाए गए हैं। मरीजों की संख्या 67 हो गई है। ब्लैक फंगस से जिलों में अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के मरीजों में बढ़ रहा है ब्लैक फंगस का खतरा। तो मेरठ से खबर है जहां पर ब्लैक फंगस से 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं अब तक 67 ब्लैक फंगस के मरीज पाए गए हैं। तो कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है और कोरोना के मरीजों के इलाज के दौरान ज़्यादा स्टेरॉयड और शुगर बढ़ने से ये बीमारी होती है। आपको सावधानी की ज़रूरत है। एक बार आपको फिर से बता दें कि खबर मेरठ से है जहां पर 67 मरीज पाए गए ब्लैक फंगस के। जिले के अंदर 67 केसेस हैं जो कि ब्लैक फंगस के अभी तक रिपोर्ट हुए हैं अलग अलग अस्पतालों के अंदर और मेडिकल कॉलेज के अंदर अलग वार्ड बना दिया गया है। इसके इलाज दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के अंदर एम्फोटेरेसिन जो दवाई है मेडिकल कॉलेज के अंदर लखनऊ से प्राप्त हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है जहां पर जफरयाब जिलानी की तबीयत बिगड़ी, बेहोश होने के बाद मेदांता रेफर किए गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव हैं जिलानी। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक रहे हैं जिलानी। और आपको बता दें कि जफरयाब जिलानी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी रहे हैं जिलानी। जफरयाब जिलानी की तबीयत बिगड़ी, फिलहाल उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे बढ़ते हैं। मेरठ सर्विलांस सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑक्सीजन फ्लो मीटर बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है। करीब 800 तैयार फ्लो मीटर भी बरामद किए गए हैं। मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर लगते हैं फ्लो मीटर। आपको बता दें कि लिसाड़ी गेट की गली नंबर 5 में छापेमारी की गई, जिसके बाद 800 तैयार फ्लो मीटर पाए गए। मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर पर ये फ्लो मीटर लगाए जाते हैं और इसकी कालाबाजारी के लिए यानी कि लिसाड़ी गेट की गली नंबर 5 में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में फ्लो मीटर बरामद किए गए। मेरठ सर्विलांस सेल को यह बड़ी कामयाबी मिली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।